के लिए मॉडल टेस्ट पेपर 1, ठीक है, जो 12th के लिए है। ठीक है, आज हिंदी में आपका मॉडल प्रश्न पत्र 1 को आज मैं आपके सामने बताता हूं। और जो भी मैं आज आपको बताने वाला हूं वो बहुत वीवीआई होने वाला है। आप मेरे साथ सेशन में अंत तक बने रहिए और ये 40 क्वेश्चन आप इजीली कर जाओगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या करना, वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिए, आपको सारा आंसर इजीली मिल जाएगा। और आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आप देख लीजिए, थोड़ा सा निर्देश देख लीजिए कि क्या है कि विषय हिंदी ऐच्छिक क्लास 12 पूर्णांक 40। देखिए, सभी प्रश्नों की संख्या 40 है, सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक अंक निर्धारित है और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सही विकल्प का चयन कीजिए और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। यानी अब हम लोग क्या करते हैं, सीधे आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि पहला क्या आता है। देखिए, आपके सामने क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या करना है, आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको उस गद्यांश को पढ़ना है बढ़िया से। चलिए पढ़ते हैं कि साहित्य का जीवन के साथ गहरा संबंध है। साहित्यकार अपनी पैनी दृष्टि से देखता है और संवेदनशील मन से इसको अभिव्यक्त करता है। चारों ओर देखे गए क्या है, सत्य और भागे हुए यथार्थ को कभी कल्पना के रंग में रंगकर तो कभी ज्यों का त्यों पाठक अपने सामने प्रस्तुत कर देता है। साहित्यकार में सौंदर्य को देखने और परखने की अद्भुत शक्ति होती है। साहित्यकार में क्या होता है कि सौंदर्य को देखने और परखने की अद्भुत शक्ति होती है। मनोरम दृश्यों के सौंदर्य, मुग्ध कर देने वाले स्वरों की मधुरता से वह अकेले ही आनंद मग्न नहीं होना चाहता, वह समाज को अपने मन के लिए आतुर रखता है। साहित्यकार जब समाज को अपने मन की बातें सुनाता है तो साहित्यकार समाज का संबंध स्पष्ट दिखाई देता है कि नहीं। अब इसको बढ़िया से पढ़ने के बाद हम पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न मेरा क्या पूछ रहा है कि नहीं। तो चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न है, क्या है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश के लिए निम्न में से कौन सा शीर्षक उपयुक्त है। देखिए, यहाँ पर शीर्षक यानी जो आपने पढ़ा उसके लिए उस चैप्टर का नाम सबसे उपयुक्त कौन सा होगा, उसका शीर्षक हेडिंग क्या हो सकता है। यथार्थ और कल्पना, साहित्य और समाज, या आनंद मग्न युक्त साहित्य, या समाज की संवेदनशीलता। तो मेरे प्यारे बच्चों, उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है कि साहित्य और समाज, है कि नहीं। इसके बीच में सामंजस्य को बैठाना है और बैठा करके देखना है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि साहित्यकार के मन के लिए निम्न में से कौन सा विशेषण प्रयुक्त किया गया है। आनंद मग्न, संवेदनशील, अद्भुत, इनमें से कोई नहीं। तो हमने पढ़ा क्या कि साहित्यकार के लिए आनंद मग्न यानी ये विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि साहित्यकार सत्य को पाठक के समक्ष कैसे रखता है। कभी यथार्थ के रूप में, कभी कल्पना के रंग में भरकर, तो कभी केवल अकेले में मुग्ध होकर, क और ख दोनों। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने अब रीडिंग क्या लगाया कि कभी यथार्थ के रूप में देखते हैं तो कभी कल्पना के रंग में भरकर देखते हैं, है कि नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, या फिर कभी अकेले में मुग्ध होकर। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा डी हो जाएगा कि क और ख दोनों, यानी ये कभी यथार्थ के रूप में देखते हैं तो कभी कल्पना के रंग में भरकर देखते हैं, है कि नहीं। चलिए अब क्या होगा कि अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। अगला प्रश्न है कि साहित्यकार, देखिए साहित्यकार और समाज का संबंध कब दिखाई पड़ता है। साहित्यकार और समाज का संबंध कब दिखाई पड़ता है, तो देखते हैं। अच्छा, उसका उत्तर जो है नीचे चल गया है, तो देखते हैं ऊपर करके। चलिए क्या है, ये रहा कि मन की बात परिवार को सुनाता है तब,
या मन की बात दोस्तों को सुनाता है तब, या मन की बात समाज को सुनाता है तब, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमने क्या रीडिंग लगाया था कि जब कवि मन की बात को समाज को सुनाता है तब। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मन की बात समाज को सुनाता है तब। चलिए अगला क्या है कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। है कि नहीं? आपको क्या करना है, इस काव्यांश को बढ़िया से पढ़ लेना है और पढ़ के सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं काव्यांश को कि जिसमें स्वदेश का मन भरा, आजादी का अभिमान भरा, जो महाप्रलय में मुस्काए, जो अंतिम दम तक रहे डटे, दे दिए प्राण पर नहीं हटे, जो देश राष्ट्र की वेदी पर देकर मस्तक हो गए अमर, ये रक्त तिलक भारत ललाट, उनको मेरा पहला प्रणाम। आपको इस काव्यांश का अर्थ को समझना होगा और उसके बाद इसका क्या करना होगा, उत्तर देना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेरा पहला प्रश्न क्या है कि नहीं? चलिए पहला प्रश्न की ओर आते हैं इसमें कि काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। इस काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? वीरों को मेरा प्रणाम, शहीदों की धरती, या भारत ललाट, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? शहीदों की धरती। है कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कवि किन वीरों को प्रणाम करता है? जो स्वदेश का मान भरा है, जो निडर है, जो साहसी है, इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों किस वीरों को प्रणाम करता है? जिनमें सभी गुण हो, इनमें से सभी, जो साहसी भी हो, जो स्वदेश का मान भरा हो और जो निडर भी हो, ऐसे वीरों को कवि क्या करता है? प्रणाम करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन मस्तिष्क का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों ललाट मतलब भी होता है मस्तक, क्या होता है? मस्तक। है कि नहीं? पेशानी भी मतलब होता है सेम मस्तिष्क, और माथा मतलब भी होता है मस्तक। माथा मतलब भी क्या होता है? मस्तक होता है। तो आप समझ गए कि ललाट मतलब होता है मस्तक, पेशानी मतलब होता है मस्तिष्क, माथा मतलब मस्तिष्क, तनय, तनय का अर्थ होता है यहाँ पर पुत्र बेटा। है कि नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, तनय। क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है क्या कि पर्यायवाची नहीं है, कौन सा मस्तिष्क का पर्यायवाची नहीं है, तो तनय जो है कि नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कवि ने भारत के माथे का लाल चंदन किन्हें कहा है? कवि ने भारत के माथे का लाल चंदन किसे कहा है? देश की वेदी पर प्राण लेने वालों के, देश की वेदी पर प्राण न्योछावर करने वाले को, या देश में भ्रष्टाचार फैलाने वाले को, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा राइट आंसर? कि देश के वेदी पर प्राण न्योछावर करने वाले को, इन वीरों को जो है भारत के माथे का लाल चंदन के स्वरूप में देखा गया है और उन्हें ही लाल चंदन कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अब खंड ख आया है, इसमें क्या है आपको क्या देखने को मिलेगा? खंड ख में, खंड ख में आपको रचनात्मक लेखन और अभिव्यक्ति और माध्यम देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड आपके प्रश्न होंगे, है कि नहीं? तो आपको रचनात्मकता, लेखन और अभिव्यक्ति और माध्यम को बढ़िया से देख लेना होगा। इससे रिलेटेड प्रश्न ये है कि जनसंचार माध्यमों में से सबसे पुरानी माध्यम कौन सा है? जनसंचार माध्यमों में से सबसे पुराना माध्यम कौन सा है कि नहीं? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि रेडियो सबसे पुराना है, कि टेलीविजन सबसे पुराना है, कि प्रिंट माध्यम सबसे पुराना है, या इंटरनेट सबसे पुराना है। कौन सा माध्यम पुराना है? आपको पता ही होगा कि सबसे पुराना समाचार पत्र अखबार है, और अखबार यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो अखबार में क्या होता है? प्रिंट होता है, छपाई होता है, और छपाई अर्थात प्रिंट माध्यम जो है होगा वो मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन समाचार के 6 काकरों में से सम्मिलित नहीं है? देखिए आपसे क्या पूछा है? नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। मैंने क्या बताया है कि जब आपसे टैग वाला क्वेश्चन पूछा जाए, मतलब क्या, जब आपसे नहीं वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो समझ लेना कि इनमें से 3 जो होगा वो होगा।
एक उसमें से होगा कि नहीं है, तो समझ लेना कि 3 उसमें है। तो देखिए समाचार पत्र के 6 काकर कौन कौन है। देखिए समाचार पत्र में हमेशा क्यों इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्यों, क्या, कहां, कैसे। लेकिन यहां पर एक शब्द है जैसे, अर्थात अगर हम बात करें क्यों, ये भी समाचार पत्र का काकर है, ये भी है, कहां भी है। तो यहां जो जैसे शब्द है, अर्थात ये जैसे इसमें सम्मिलित नहीं है 6 काकरों में, सिर्फ जैसे यहां पर सम्मिलित नहीं है, अर्थात जो भी है यहां पे सब सम्मिलित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसे। चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कौन कविता के महत्वपूर्ण घटक है। कौन कौन से जो है कविता के महत्वपूर्ण घटक हैं, भाषा, बिंब, शैली, ये सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों कविता के लिए भाषा अनिवार्य है, बिंब अनिवार्य है, शैली भी अनिवार्य है। और यहाँ जो आपका डी दिया हुआ है ये बोल रहा है कि सभी, तो भाई साहब सभी हो जाएगा। जब तीनों जरूरी है तो डी में सभी है तो सभी को मारो, क्योंकि ये जरूरी है सभी, अर्थात डी इज राइट आंसर, ये सभी। ठीक है, चलिए हाँ 0 से मैं हीरो बना दूंगा, ठीक बोले आप, ठीक है। तो 0 से मैं आपको हीरो की ओर लेके जाऊंगा, बस बशर्ते आपको मन लगा के देखना है सेशन को और पढ़ना है, ठीक है। गुड, चलिए आगे देखिए। टेलीविजन कैसा माध्यम है। देखिए जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है, जो घटनाएं चल रही है, जो हो गया है या फिर जिससे रिलेटेड है, सारा प्रश्न आपसे पूछा है। टीवी आप देखते ही होंगे, नाटक आप देखते ही होंगे, है कि नहीं, रेडियो आप सुनते ही होंगे, तो सारा चीज उसी से रिलेटेड क्या है, रचनात्मक लेखन और उसकी अभिव्यक्ति और माध्यम के बारे में, क्या क्या माध्यम हो सकता है। तो टेलीविजन कैसा माध्यम है, दृश्य माध्यम मतलब देखने वाला, दृश्य श्रव्य दोनों माध्यम, देखने वाला भी और सुनने वाला भी, और श्रव्य माध्यम सिर्फ सुनने वाला, और इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों टीवी से हम लोग क्या कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दृश्य श्रव्य माध्यम, अर्थात बी इज राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या है देखते हैं। देखिए 13वां प्रश्न जो है आपके सामने लिखा हुआ कि फीचर किस शैली में लिखा जाता है। तो फीचर जो है, अब फीचर किस शैली में लिखा जाता है, विवेचनात्मक शैली में, कथात्मक शैली में, या उल्टा पिरामिड शैली में, या ये सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों फीचर जो लिखा जाता है वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। अब बोलोगे सर उल्टा पिरामिड शैली क्या है। अब पिरामिड ऐसे होता है कि नहीं, चलो पिरामिड ऐसे होता है। अब बता रहा है कि उल्टा पिरामिड भाई साहब ऐसे। अब इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है कि यानी पहले वाला बड़ा, ये बड़ा, और इधर नीचे नीचे धीरे धीरे करते करते छोटा, यानी ये ऐसे। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, उल्टा पिरामिड, है ना, उल्टा पिरामिड। चलो उल्टा पिरामिड हो गया ये। अब उल्टा पिरामिड में क्या होता है कि पहले यहां देखिए मैंने लिखा है बड़ा, चलो इधर लिख देता हूं दिखेगा थोड़ा, है ना। चलो बड़ा। सीधा पिरामिड में क्या होता है कि पहले छोटा होता है और फिर बड़ा होता है। लेकिन अगर बात करें उल्टा पिरामिड में, तो उल्टा पिरामिड में क्या होता है, बड़ा से छोटा की ओर आता है। तो कोई भी जब खबर होता है तो उसको बड़ा को हेडलाइन बना करके छापता है कि नहीं, कि फलना जगह इतना लोगों की एक्सीडेंट में मृत्यु, और उसको हेडलाइन बनाता है और सबसे पहले उस पेज पर दिया जाता है। जैसे अभी क्या चल रहा है, G20 का बैठक चल रहा है, तो G20 में अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो सबसे पहले हेडलाइन में वहां पे देखने को मिलेगा भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, मोदी जी ने ये कहा, हेडलाइन में वही आएगा। तो ये जो होता है कि सबसे बड़ी घटना को क्या करता है, सबसे पहले हेडलाइन में देता है, फिर छोटी 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 घटनाओं को वो बाद में देता है। तो वही हो गया उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि समाचार
किस शैली में लिखा जाता है? तो देख लो, मैंने अभी जस्ट बात किया कि उल्टा पिरामिड शैली। दिखता कहीं उल्टा पिरामिड? चलो यहाँ है, डी इज राइट आंसर, उल्टा पिरामिड शैली। समझ गए? उल्टा पिरामिड शैली क्या है? बड़े को पहले, छोटा को नीचे। अब जैसे कि कोई समाचार पत्र पढ़ते हो, आपके गांव में कुछ अगर छोटी सी मोटी घटना हो जाती है तो उस घटना को छापा जाता है, लेकिन आपको हेडलाइन में नहीं मिलेगा। छोटी घटना है, जो बड़ी घटना है उसको आगे मिलेगा, आपको पेज पलटना पड़ेगा, भाई ये पेज, 2 पेज इसमें। ये देखो यहाँ छोटा सा बना हुआ है, इसी पे मेरा गांव का दिया हुआ है कि नहीं? लेकिन वही अगर बड़ा घटना होगा तो आपका हेडलाइन वही बनेगा। चलिए आगे देखिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा जाएगा, हो सके कि 100% इसको एग्जाम में आई, आप बीबीआई है, ये आप लिख लो कि ऑल इंडिया रेडियो यानी एयर, ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना कब हुई? देखिए, सन 1946, सन 1936, सन 1947 और सन 1836। अब भाई जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है, चारों में से चारों को नहीं है, तो कुछ हो सकता है मिस्टेक हुआ होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना सबसे पहले मुंबई और कोलकाता में 23 जुलाई, शायद 23 जुलाई, शायद हाँ 23 जुलाई 1927 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि 1930 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, तब जिस समय इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1930 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो का, उस समय इसका नाम क्या था पता है आपको? भारतीय प्रशासन सेवा। क्या नाम है? भारतीय प्रशासन सेवा। इसका मतलब इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, 1930 ईस्वी में। और एक अपडेट देख लो कि बाद में क्या हुआ कि जब 1957 में इसका नाम बदल करके आकाशवाणी कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1957 में इसका नाम करके क्या कर दिया? आकाशवाणी कर दिया। क्या कर दिया? आकाशवाणी। ये कब किया? 1957 में। तो मैं भी इसकी स्थापना तो आसपास में मुझे दिख नहीं रहा है कि कब होगा, है कि नहीं? यहाँ पे 27 दिया नहीं हुआ है, तो किसको मार दे भाई? कंफ्यूज ही कंफ्यूज। हो सके कि यहाँ पर आपको 47 के जगह 57 भी अगर आ जाता तो हम लोग मार सकते हैं कि चलो भाई ये सबके लिए आकाशवाणी जो है इसके लिए कर दिया था, तो हो सके कि 57 हो जाए। ठीक है, लेकिन याद रखना इनका जो है विधिवत स्थापना मुंबई और कोलकाता में 1927, 23 जुलाई 1927 में हुआ था, और 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। तब इसका नाम भारतीय प्रसारण सेवा रखा गया, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन रखा गया, और 1957 में इसका नाम बदल करके आकाशवाणी कर दिया गया। ठीक है, ये याद रखना आप, बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में पहला छापाखाना कहाँ खोला गया था? चलिए ये भी बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं और फिर बताता हूं। चलिए, क्या है कि भारत में पहला छापाखाना कहाँ खुला था? सबसे पहले कहाँ छापा गया था? छापाखाना खुला गया था, वहीं से छपता था कुछ भी चीज। देखिए, पहला है गुजरात, दूसरा है गोवा, तीसरा है कोलकाता, चौथा है दिल्ली। बताओ क्या हो सकता है? तो मेरे प्यारे बच्चों घबराओ नहीं, मैं हूं आपके साथ। आपके गुरुजी जब तक आपके साथ है आपको घबराने की बात ही नहीं है। ठीक है, यानी क्या बोला जाता है कि जब किस्मत साथ ना दे रही हो, कि जब किस्मत साथ ना दे रही हो तब समझ लेना कि अब कौन साथ देगा? मेहनत साथ देगी। कि जब किस्मत साथ ना दे रही हो तो समझ लेना अब आपकी मेहनत साथ देगी, और मेहनत आपको मेरे साथ करना होगा, और फिर रिजल्ट आपको अपने आप आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है कि भारत में पहला छापाखाना कहाँ खुला था। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में सबसे पहले छापाखाना गोवा में खोला गया था। अब आप बोलोगे सर कब खोला गया था? चलो बता देता हूं कि भारत में सबसे पहले जो छापाखाना खोला गया, ठीक है, छापाखाना खोला गया, वो कब खोला गया? ध्यान दो मेरे बातों को। कब खोला गया?
1556 ईस्वी में खोला गया। 1556 ईस्वी में खोला गया। अब बोलोगे सर कौन खोला था? तो मेरे प्यारे बच्चों पुर्तगालियों ने खोला था। कौन खोला था? पुर्तगालियों ने, क्योंकि गोवा में बहुत ज्यादा इनकी संख्या थी। पुर्तगालियों ने खोला था सबसे पहले छापाखाना। बोलोगे सर क्यों खोला था? चलो मैं वो भी बता देता हूं कि क्यों खोला था। मेरे प्यारे बच्चों मिशनरी धर्म, मिशनरी धर्म, मिशनरी क्या? धर्म प्रचार प्रसार के लिए, मिशनरी धर्म प्रचार प्रसार के लिए सबसे पहले छापाखाना यहाँ पर गोवा में खोला गया था। कहाँ पर? गोवा में। तो मेरे प्यारे बच्चों देख रहे हो ना ध्यान से, मैं आपको एक एक पॉइंट की जानकारी दूंगा, आपके साथ हर एक जानकारी साझा करूंगा ताकि आप अच्छे नंबर ले आओ। बशर्त मेरी मेहनत यही रहती है कि आप अच्छे से नंबर ले आओ, फिर आप कहना वाह गुरुजी आपने तो कमाल कर दिया। फिर मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैं कभी नहीं बोलूंगा। मेरे प्यारे बच्चों मैं कभी नहीं बोलता कि मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। जब आप पढ़ लोगे खुद तो आपको पता चल जाएगा कि वाह गुरुजी क्या पढ़ाते हैं, और फिर आप लाइक और सब्सक्राइब तो यूं ही कर देते हो। ठीक है, तो चलिए क्या बताया कि सबसे पहले छापाखाना 1556 में खोला गया। कहाँ खोला गया? गोवा में खोला गया। किसने खोला? पुर्तगालियों ने खोला। इसलिए खोला सर? मिशनरी धर्म प्रचार प्रसार के लिए खोला गया, ईसाई धर्म को आगे बढ़ाने के लिए खोला गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एंकर बाइट में बाइट का क्या अर्थ है? एंकर बाइट में बाइट का क्या अर्थ है? तो मेरे प्यारे बच्चों कथन है, ना शब्द होगा बाइट का अर्थ, ना वाक्य होगा, ना ये सभी होगा। क्या हो जाएगा? बाइट का अर्थ यहां पर कथन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए मैं जो आपको बता रहा हूं ना, आपको 100% इजी तरीके से बता रहा हूं और आपको 100% याद हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि भारत में इंटरनेट का प्रथम दौर कब से माना जाता है? क्या है कि भारत में इंटरनेट का प्रथम दौर कब से माना जाता है? यहां दिया हुआ है 1993, 1983, 2003 और 2013 ईस्वी में। अब आप बता दो इंटरनेट का दौर कब से, आप कब से इस्तेमाल कर रहे हो? हाँ सर, हाय सर, हेलो सर, जीमेल ईमेल ये सब वो सब, बताओ कब। लेकिन मुझे जो यहाँ दिख रहा है एक भी आंसर यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। तो बोलोगे सर ये तो गलत दिया होगा। अब पता नहीं बबू साहब क्या दिया हुआ है, मुझे नहीं पता बबुआ। चलो मैं बता देता हूं कि सबसे पहले भारत में इंटरनेट का प्रथम दौर कब आया? मेरे प्यारे बच्चों 15 अगस्त 1995 ईस्वी में। 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा नवंबर, ये क्या हो गया, इंटरनेट का प्रथम दौर क्या हुआ था कि 15 अगस्त 1995 को आया था, लेकिन यहाँ तो दिख नहीं रहा है, तो 93 के करीब है। देखो यहाँ तो अगर हो सके कि इसके करीब अगर बोला जाए तो 1900 एक्चुअली में 95 में हुआ था इंटरनेट का प्रथम दौर। तो यहाँ पे 93 होगा। अगर ऑप्शन में 95 मिल जाए तो 95 मार देना, नहीं मिले तो 93 इसके करीब है तो 93 मार देना। ठीक है, और इसके आसपास तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है। ठीक है, चलिए और उसके बाद बता देता हूं कि नवंबर में क्या हुआ था। देखिए 1995 में इसका प्रथम दौर हुआ था, जिस समय इसको विदेश संचार निगम लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। और वही चीज फिर क्या हुआ कि जैसे ही 95 का 96, 97, 98 3 साल बीता तो 1998 नवंबर में सरकार ने इसको क्या किया, निजी ऑपरेटर को दे दिया। बोला कि भाई अब आप लोग संभालो इसको, जैसे इसको चलाना है, जैसे जहां जिसको क्या करना है वो अपना देख लो। कब? नवंबर 1998 ईस्वी में। याद रख लो मेरे बात को। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अब आता है खंड ग। खंड ग में क्या देखने को मिल रहा है? पाठ्य पुस्तक से आपका रिलेटेड प्रश्न आएंगे और आप तो पढ़े ही होंगे पाठ्य पुस्तक। बोलोगे जी गुरुजी। तो चलिए आगे देखते हैं
कि मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे न तो सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट सित के से सतदल। कन्ये गत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण। अब यहाँ इसको, इस पदांश को बढ़िया से पढ़ना है, अर्थ को समझना है और फिर आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। क्या प्रश्न ये है, चलिए प्रश्न ये है कि प्रस्तुत काव्यांश में कन्ये तू किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ये जो कन्ये है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? समाज के लिए, कवि के लिए, सरोज के लिए, परिवार के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, कवि ने जो है अपनी बेटी पुत्री जो सरोज है उसके लिए प्रयुक्त किया था कन्ये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरोज के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। गत कर्मों का अर्पण कर में कर्मों से तात्पर्य है कौन सा कर्म? कवि कर्म, माता कर्म, पिता कर्म, सामाजिक कर्म। तो पिता का जो कर्म होता है यहाँ उसका रिलेटेड है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि संबल शब्द का अर्थ क्या है। संबल का अर्थ क्या होता है? विशेष, बलपूर्वक, सहारा, संपत्ति। तो मेरे प्यारे बच्चों, संबल का अर्थ क्या हो जाएगा? सहारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, संबल, सहारा, है कि नहीं। चलिए अगला देखते हैं कि प्रस्तुत पदांश के कवि कौन है। अब देखिए, जयशंकर प्रसाद जी हैं, केदारनाथ सिंह है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, या सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन या आज्ञेय जी हैं, कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, अब आ गया बाहुबली। बाहुबली की देवसेना है। बाहुबली सोच रहे हो ना? बाहुबली वाला ही है, बाहु वाला नहीं है। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। बाहुबली देखे हो ना मूवी? कि देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त या राजश्री। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो स्कंदगुप्त से लिया गया है देवसेना का गीत। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि केदारनाथ सिंह कृत, केदारनाथ सिंह के द्वारा लिखा हुआ कविता क्या? दिशा। क्या है? दिशा। कविता का मूल संदेश किससे संबंधित है? बाल मनोरंजन से, बाल स्वभाव से, बाल मनोविज्ञान से, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो केदारनाथ सिंह ने लिखा जो कविता दिशा, उसका मूल संदेश यही है। किससे संबंधित है? बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रघुवीर सहाय कृत, यानी रघुवीर सहाय के द्वारा जो कविता है तोड़ो में, तोड़ो शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? तोड़ो का अर्थ यहाँ पर किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? विध्वंस, बाधा, सृजन, खीज। तो क्या हो जाएगा? तोड़ो जो है यहाँ पर किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? बाधा के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है कि सखी हैं कि पूछसी अनुभव मोय, सेह परीति अनुराग बखनी तिल तिल नूतन होय। पंक्ति किस कवि की है? किसका है? विद्यापति का है कि धनानंद जी का है कि केशव दास जी का है कि मल्लिक मोहम्मद जायसी जी का है? तो मेरे प्यारे बच्चों, सखी है कि पूछसी अनुभव मोय, सेह परीति अनुराग बखनी तिल तिल नूतन होय। यह कविता किसके रचित है? विद्यापति जी के हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यापति। चलिए थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, देखने में सुविधा हो जाएगा। चलिए ये रहा, देखिए कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस
किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है, मगही में है, मैथिली में है या अवधी में है? तो मेरे प्यारे बच्चों, रामचरितमानस यानी राम के घटना से अवध क्या हो जाएगा? अवधी भाषा में। चलिए अगला देखते हैं। इस गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और फिर 28 से 31 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या है कि हरगोविंद का रोम रोम कलपने लगा, देवर देवरानियां भी कितने बेदर्द हैं कि ठीक अगहनी धान के समय बाल बच्चों को लेकर शहर से आएंगे। इस 15 दिनों में कर्ज उधार की ढेरी लगाकर वापस जाते समय 2-2 मन के हिसाब से चावल चूड़ा ले जाएंगे। फिर आम के मौसम में आकर हाजिर, कच्चा पक्का आम तोड़कर बोरियों में बंद करके चले जाएंगे। फिर उलटकर कभी नहीं देखते। राक्षस हैं सब, सब राक्षस हैं। बता रहा है दुख दर्द कि भाई एक तो रहते हो बाहर में भाई साहब, और खेत में जब सब पक जाए, धान उन हो जाए तो आओगे, बोरी में भरोगे और फिर लेके चले जाओगे। जब बगान बगीचा बाग बगीचा आम से लद जाएगा, फलों से लद जाएगा, आओगे, बोरी में भरोगे और फिर लादोगे और फिर चले जाओगे। और कभी ऐसी घटना में पीछे मुड़कर कभी नहीं देखोगे। सब राक्षस हैं। खाने के समय, लेने के समय सभी पहुंच जाते हैं और देने के समय कोई नहीं आता, ना देखने के समय कोई आता है। वही बताया गया है। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे। ये प्रश्न पूछ रहा है, क्या प्रश्न पूछ रहा है भाई? देखते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ब्रजमोहन व्यास जी हैं, भीष्म साहनी है, फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। तो इसके लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी। हरगोविंद का क्या कार्य था? हरगोविंद का कार्य था संवाद पहुंचाना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ना चिट्ठी ले जाना का काम था, ना सहायता करने का, इनमें से कोई नहीं। संवाद पहुंचाना, राइट आंसर सी। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि रोम रोम कलपने लगना का क्या अर्थ है? रोम रोम कलपने लगना, बहुत खुश होना, अत्यधिक दुखी होना, बहुत निर्दयी होना, अत्यधिक चालाक होना। तो मेरे प्यारे बच्चों, रोम रोम कलपने लगना का अर्थ होता है कि अत्यधिक दुखी होना। अंदर ही मन, अंतरात्मा रोने लगती है, मन ही मन में बहुत दुख होता है, अर्थात रोम रोम कलप जाता है। यही बताया गया है कि अत्यधिक दुखी होना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? कच्चा चिट्ठा, संवदिया, यहां कोई वापसी नहीं, या कुटज से? तो मेरे प्यारे बच्चों किससे लिया गया है? संवदिया से लिया गया है। चलिए अगला देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित कुटज किस विधा की रचना है? तो कुटज जो है वह किस विधा की रचना है? कहानी है, उपन्यास है, निबंध है या एकांकी है? क्या है? बताते नहीं हो आप लोग, मैं बताता हूं क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित कुटज जो है वह निबंध विधा की रचना है। किसकी है? अब बोलोगे सर डांट रहे हैं, पढ़ते नहीं हो, पढ़ाई करो घर में बढ़िया से, देखो सेशन को बढ़िया से। चलो क्या है? निबंध है, निबंध विधा की रचना है। चलिए अगला देखते हैं, डरो नहीं। चलो अगला देखते हैं क्या है। हाँ चलो भाई रुक जाओ। कि ममता कालियाकृत, देखिए ध्यान दीजिएगा कि ममता कालियाकृत दूसरा देवदास कहानी में किस स्थान का केंद्र रखा गया है? ममता कालियाकृत दूसरा जो है देवदास कहानी में किस स्थान को केंद्र बिंदु पर रखा गया है, यानी किस जगह की महत्व को सबसे ज्यादा दर्शाया गया है? यहाँ पर देखिए हर की पौड़ी का है, 80 घाट बनारस का है, संगम इलाहाबाद है, सिंगरौली नवागांव है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? हर की पौड़ी राइट आंसर। हरिद्वार है ना, हरिद्वार, हर की पौड़ी है कि नहीं? चलो अगरसर, अगसर, असगर वजाहत द्वारा, क्या? असगर वजाहत द्वारा लिखित लघु कथा शेर में शेर किसका प्रतीक है?
ये जो शेर शब्द है ये किसका प्रतीक है? अहिंसा का, न्यायप्रिय का, क्रांतिकारी का, या व्यवस्था का? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो असगर वजाहत साहब हैं, उन्होंने जो अपना कविता लिखा, लघु कथा लिखा है शेर, उसमें जो शेर का प्रतीक होगा वो व्यवस्था का होगा। यानी व्यवस्था क्या हो जाएगा? राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? व्यवस्था। 0 से हीरो बना दूंगा, आप सिर्फ देखते रहो, फिर आप बोलोगे वाह गुरुजी कमाल हो गया। चलिए अगला प्रश्न, कि निम्न में से कौन कौन सुमिरनी के मन के पाठ से संबंधित लघु निबंध नहीं है? नहीं है, देखो ध्यान से, क्या है? नहीं है। तो मतलब 3 है, एक नहीं है। बालक बच गया, ये भी सुमिरन के ही मन के होगा। घड़ी के पुर्जे, ये भी सुमिरन के मन के। ढेले चुन लो, ये भी है। बच गया पहचान। पहचान इससे लघु निबंध नहीं है। सुमिरनी के मन के पाठ से संबंधित बालक बच गया भी है, घड़ी के पुर्जे भी है, ढेले चुन लो भी है, एक नहीं है, वो है पहचान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहचान। क्योंकि आपसे पूछा क्या गया है कि निम्न में से कौन सुमिरनी के मन के पाठ से संबंधित लघु निबंध नहीं है? क्या बोला गया है कि नहीं है? नहीं है पहचान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपके सामने प्रश्न ये है कि उसने कहा था, भाई किसने? किसने कहा था? उसने कहा था कि तुम 4 बजे मिलो, हैं? तो बोला 5 बजे नहीं, हम 3 बजे पहुंच जाएंगे, 4 बजे क्या? अब देखो किसने कहा था। तो किसने कहा था कि कहानी के कथाकार कौन है? उसने कहा था। किसने कहा था भाई? कहानी के कथाकार कौन है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, कि रामचंद्र शुक्ल जी हैं, कि असगर वजाहत जी हैं, कि भीष्म साहनी जी हैं? कौन है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। चलिए अगला देखते हैं कि पाठ्य पुस्तक में संकलित संस्मरणात्मक निबंध प्रेमधन की छाया स्मृति में भारतेंदु मंडल के किस प्रमुख रचनाकार की चर्चा की गई है? ये पाठ्य पुस्तक में संकलित संस्मरणात्मक निबंध प्रेमधन की छाया स्मृति में भारतेंदु मंडल के किस प्रमुख रचनाकार का चर्चा मिलता है? तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी उपाध्याय, या प्रेमचंद? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल जी के रचनाकार का उल्लेख मिलता है, चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जहां कोई वापसी नहीं, भाई जाओगे पर लौट के नहीं आओगे, हैं? बताओ। तो सोच लो, हम लोग क्या सोच सकते हैं? सत्य मृत्यु, भाई एक बार गए लौट के नहीं आओगे, चल गए चल गए। यहाँ ऐसा बात नहीं है। चलो आगे देखते हैं कि यहाँ जहां कोई वापसी नहीं में किस स्थान विशेष की चर्चा की गई है? सिंगरौली, हिमालय, दिल्ली, कटिहार जंक्शन। देखिए कटिहार जंक्शन का यहाँ भी जिक्र है। तो जहां कोई वापसी नहीं में किस स्थान की विशेषता के बारे में चर्चा की गई है? तो सिंगरौली, एमपी, है कि नहीं? चलिए अगला देखते हैं। इतिहास दिवाकर की उपाधि किसे दी गई? थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, सुविधा हो जाएगा देखने में। चलिए अब देखिए आपके सामने क्या है कि इतिहास दिवाकर, इतिहास दिवाकर की उपाधि किसे दी गई? गुलेरी जी को, शुक्ल जी को, भीष्म साहनी जी को, ब्रजमोहन व्यास जी को? तो मेरे प्यारे बच्चों, इतिहास दिवाकर की उपाधि गुलेरी जी को दिया गया। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला एवं अंतिम प्रश्न के हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? यानी किस रचना के लिए उसको साहित्य पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, उसको सम्मान मिला भाई साहित्य अकादमी पुरस्कार का? किस रचना के कारण इतना अच्छा रच दिया कि इसके लिए उसको मिल गया?
आलोक पर्व, अशोक के फूल, विचार और वितर्क या कुटज। तो मेरे प्यारे बच्चों, साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्होंने जो रचना किया आलोक पर्व, इसके कारण उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आलोक पर्व। ठीक है, ये अंतिम प्रश्न आपके लिए बहुत ही वीवीआई है, थोड़ा सा ध्यान रखना ये सब बातों का, और 100% आप इसे करके जाओ। 100% मैं आपको वादा दिलाता हूं कि आप 100% नंबर लाओगे, और हिंदी में बोलोगे वाह गुरुजी तो कमाल हो गया। तो चलिए, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, ये मत भूलिए कि मेहनत नहीं करनी है, मेहनत बाबू आपको दिन रात करनी है कि नहीं? सुबह हो या शाम, दिल में कोई बात हो, मेहनत अपने आप को करनी दिन रात हो, मेहनत कीजिए। ठीक है, आज का सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।